Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you are all good and doing well in your life. स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में जो हमारे प्रीवियस लेक्चर के 4 पॉइंट्स रह गए थे, 4 स्टेप्स रह गए थे, हम उनको कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थेरी। आफ्टर द सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ एन अजम्पशन, यानी जो हमने अजम्पशन बनाई थी, अजम्पशन से क्या मुराद है, यानी जो हमने हाइपोथेसिस सेट किया था, जो हमने अपने पास से एक रिज़ल्ट जो है उसको अज्यूम किया था, उसको वेरीफाई करने के बाद एंड विद द हेल्प ऑफ केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उस हाइपोथेसिस को सही साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंट करने के बाद इट बिकम्स आ थेरी, वो एक प्रॉपर एक थेरी बन जाती है एंड इज़ एप्लीकेबल टू सिमिलर फिनोमिना, और फिर वो जो दूसरे इस तरह के सेम या सिमिलर जो वाक़यात होते हैं उन पर भी लागू होता है। यानी यहाँ पर बताया गया है कि एक जो हाइपोथेसिस है या जो एक अजम्पशन है उसको हम तजर्बात से उसकी तस्दीक करते हैं, उसकी वेरिफिकेशन करते हैं। तो अगर हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो इस हाइपोथेसिस को दुरुस्त साबित कर दे बार बार, जैसे हमने पिछले ये एक्सपेरिमेंट वाले पॉइंट में स्टेप में हमने देखा था कि कार्डबोर्ड को किस तरह से यूज़ करते हुए हमने अपने हाइपोथेसिस को उसको वेरीफाई किया था। तो वेरीफाई करने के बाद हमारा जो रिज़ल्ट है उसने साबित कर दिया कि जो हमारा हाइपोथेसिस था वो दुरुस्त था। तो अगर तो जो एक्सपेरिमेंट है वो हमारे हाइपोथेसिस को दुरुस्त साबित कर दे, तो जो हमारा हाइपोथेसिस होता है वो क्या हो जाता है, इट बिकम्स आ थेरी, तो वो एक थेरी बन जाता है। थेरी जो है वो फिर एक प्रॉपर जो है वो एक चीज़ बन जाती है जिसको फिर जो नेचुरली तौर पर उसको ट्रू माना जाता है। यानी फिर एक थ्योरी बनने के बाद फिर हम इस नज़रिए को, जो कि एक नज़रिया सेट हो गया था, फिर हम इसको हर चीज़ पर लागू कर सकते हैं। यानी यहाँ पे इस केस में हमने देखा था कि टार्च, यहाँ पे हमने टार्च की एग्जांपल ली थी, लेकिन हर फिनोमिने पर इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। मतलब क्या कि चाहे वो रोशनी सूरज की रोशनी है, चाहे वो बल्ब की रोशनी है, चाहे वो किसी भी चीज़ की रोशनी है, बस रोशनी होनी चाहिए। चाहे वो रोशनी का सोर्स जो भी है, लैंप है, बल्ब है, ठीक है, सन है, मून है, जो भी है, बस रोशनी होनी चाहिए। उसका सोर्स कोई भी हो सकता है। तो फिनोमिना जो है वो सेम होना चाहिए, और जो उसका सोर्स है वो कुछ भी हो सकता है। तो उसके ऊपर ये जो रूल है या जो ये प्रिंसिपल है ये लागू हो सकता है। आगे देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ द अबव एक्सपेरिमेंट, यानी ऊपर जो ये एक्सपेरिमेंट हमने पिछले पेज पर किया था, इसके एक्सपेरिमेंट की हेल्प से द assumption has been proved that light travels in a straight line, so it then becomes a theory। ऊपर वाले तजर्बे की मदद से स्टूडेंट हमने ये साबित कर दिया कि जो हमारा हाइपोथेसिस था, यानी जो हमारे हमने assumption सेट कर लिया था कि लाइट जो है वो एक सीधी लाइन में ट्रेवल करती है। तो इससे ये देखें, आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ पे एक्टिविटी की थी उससे साबित हो गया था कि जो रोशनी है वो एक सीधी लाइन में ट्रैवल करती है। तो चूँकि जो हमारा एक्सपेरिमेंट था उसने हाइपोथेसिस को दुरुस्त साबित कर दिया। हमने स्टूडेंट हाइपोथेसिस में खुद से ये गेस किया था कि शायद रोशनी एक सीधी लाइन में हरकत करती है, इसी वजह से हर चीज़ का साया बनता है। तो जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो वाक़ई जो एक्सपेरिमेंट था उसने इस बात को वेरीफ़ाई कर दिया कि वाक़ई जो लाइट है वो सीधी लाइन में हरकत करती है। तो चूँकि इस एक्सपेरिमेंट ने उसको वेरीफ़ाई कर दिया, वेरीफ़ाई करने के बाद वो जो है वो एक थ्योरी बन गई। ठीक है। तो थ्योरी से मुराद यही है कि अगर तो हमारा हाइपोथेसिस दुरुस्त साबित हो जाता है तो वो एक सबूत बन जाएगा। यानी फिर वो उसको हम प्रॉपर तौर पर कह सकेंगे कि हमारा हाइपोथेसिस ठीक है, तो उसको फिर हम थ्योरी कह देंगे। आगे देखिए। इट इज़ अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ एन इशू और एन इवेंट दैट अकर्स इन नेचर। यानी ये जो फिर थ्योरी होती है जो हाइपोथेसिस को वेरीफाई कर देती है, एक प्रॉपर जो एक कानून या थ्योरी बन जाता है, वो क्या करता है, वो फितरत यानी नेचर में होने वाले जितने भी इवेंट्स हैं, इश्यूज़ हैं, वाक़यात या मसले पेश आ रहे होते हैं, उनके कॉजेज़ यानी उनकी वजूहात क्या हैं और उनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उनके बारे में हमें एक्सप्लेनेशन दे रही होती है। यही स्टूडेंट्स यहाँ पर उसने जो है थ्योरी की प्रॉपर डेफिनेशन दी है, उसको हाईलाइट कर लीजिए कि जो थ्योरी होती है, या थ्योरी को हम दूसरे अल्फाज में नज़रिया भी कह सकते हैं, ये जो होता है इसके मुताबिक ये इस डेफिनेशन के मुताबिक जो एक थ्योरी होती है वो नेचर में होने वाले जितने भी वाक़यात होते हैं, उनकी वजूहात और उनके जो असरात होते हैं, उनका लॉजिकल जो एक्सप्लेनेशन होती है वो हमें बयान करके दे रही होती है। जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि रोशनी जो है वो सीधी लाइन में चलती है, तो ये इस नज़रिए ने हमें बताया
कि जो क्योंकि जो साया बनना है ये एक नेचुरल थिंग है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है, क्योंकि ये कुदरत के तहत होता है, किसी भी इंसान के कंट्रोल में नहीं होता कि वो साए को कम कर सके, ज़्यादा कर सके या इसको रोक सके। सो ये एक नेचुरल फिनोमिना है। तो जो थ्योरी होती है वो बेसिकली हमें यही बता रही होती है कि नेचुरल फिनोमिना जो होता है उसके कॉजेज़ क्या होते हैं और उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो रोशनी है वो सीधी लाइन में चलती है, तो इसका इफ़ेक्ट ये सॉरी इसका जो काज़ होगा वो ये होगा कि हर चीज़ का साया बनता है रोशनी के सीधा चलने की वजह से। और इफ़ेक्ट ये होता है कि रोशनी की राह में अगर कोई रुकावट रखेंगे तो उसका साया बनता है। यानी साया साए की वजह क्या है? साए की वजह ये है कि रोशनी सीधी लाइन में हरकत करती है। और इसका इफ़ेक्ट क्या, यानी इसका असर क्या, इस चीज़ पर किस चीज़ का असर होता है? तो असर ये है कि रोशनी की राह में अगर रुकावट हो तो इस चीज़ का साया बनाती है। तो जो थ्योरी है वो हमें नेचुरल फिनोमिना की जो कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स होते हैं उनके एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के बारे में हमें बता रही होती है। आई होप कि आपको थ्योरी का समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं प्रेडिक्शन पर। प्रेडिक्शन स्टूडेंट होता है पेशेंट गोई करना, यानी किसी भी फाइनल रिजल्ट से पहले उसका बता देना कि रिजल्ट ऐसा आएगा, उसे कहते हैं प्रिडिक्शन करना, प्रिडिक्ट करना। इसको देख लेते हैं। आफ्टर द केयरफुल एनालिसिस ऑफ द थ्योरी, यानी किसी भी थ्योरी को एहतियात के साथ उसका एनालिसिस यानी तज्जिया करने के बाद वी कैन मेक प्रिडिक्शंस, हम जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं अबाउट सर्टेन अननोन एस्पेक्ट्स, हम किसी जो ऐसे पहलू जो कि नामालूम होते हैं उनके बारे में हम पेशेंट गोई कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रिडिक्शन की बुनियाद बताई गई है कि किसी भी नज़रिए को हम केयरफुल एनालिसिस करने के बाद, यानी उसको एहतियात से उसका तज्जिया करने के बाद जब हम अपने नज़रिए को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो जैसा हमने यहाँ पे हमारा नज़रिया क्या था, नज़रिया ये बन गया, यानी थ्योरी ये बन गई कि रोशनी जो है वो एक सीधी लाइन में हरकत करती है। इस थ्योरी को हमने अच्छे तरीके से समझ लिया, तो जब हम इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे यानी केयरफुल एनालिसिस इसकी कर लेंगे, तो फिर हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम ये पेशेंट कर सकते हैं कि जो हमने चीज़ें अभी तक नहीं देखी या अभी तक हमने उनका एक्सपेरिमेंट नहीं किया, तो हम उनके बारे में भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यानी कोई नई चीज़ है तो हम ये भी कह सकते हैं पूरे वसूख के साथ, पूरे इत्मीनान, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि हर चीज़ का साया बनता है। और क्यों बनता है? क्योंकि रोशनी एक सीधी लाइन में हरकत करती है। तो हम ये उन चीज़ों के बारे में भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं जिनको हमने अभी देखा भी नहीं है, जिनको अभी हमने एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया। जैसे एक नई शक्ल की जो चीज़ का साया है वो कैसे बनेगा, तो ये हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि कैसे बनेगा। To verify the prediction, experiments are designed to test the theory over and over again. अब जो है स्टूडेंट प्रिडिक्शन को वेरीफाई करने के लिए, यानी पेशेंट गोई की तस्दीक करने के लिए कि क्या वाकई ऐसी चीज़ जो है वो ऐसे होगी, ठीक है, कोई भी चीज़ जो हमने देखी नहीं, जिसको हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, वो फ्यूचर में इस तरह ही होगी, उसको अब तस्दीक करने के लिए, उसकी वेरिफिकेशन करने के लिए जो है हम जो अपनी थ्योरी है उसको बार बार टेस्ट करेंगे, उसको बार बार आजमाने के लिए हम क्या करेंगे, हम तजर्बात करेंगे, तजर्बात नए नए करके बार बार डिज़ाइन करेंगे ताकि जो हमारी प्रिडिक्शन है उसको वेरीफाई किया जा सके। मतलब कि प्रिडिक्ट जो है, प्रिडिक्शन के बाद जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि प्रिडिक्शन महज एक अंदाज़ा सेट नहीं कर लेना, जैसे हमने हाइपोथेसिस के केस में किया था कि सिर्फ अंदाज़ा नहीं लगा लेना, बल्कि उसको फिर हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था। सेम यही केस यही है कि अगर जब थ्योरी बनने के बाद हमने प्रिडिक्ट करना है, पेशेंट गोई करनी है, तो सिर्फ पेशेंट गोई नहीं करनी बल्कि उसका फिर आपने वेरीफाई भी उसको करना है, उसकी तस्दीक करना भी ज़रूरी है। इसके लिए स्टूडेंट हम फिर ख़ास तौर पर जो है एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो डिज़ाइन करते हैं। फिर ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं या जो ये जो तजर्बात होते हैं, ये थ्योरी को बार बार टेस्ट करने के लिए किए जाते हैं ताकि ये यकीनी तौर पर बन सके कि प्रिडिक्शन हमारी दुरुस्त भी है या गलत है। ठीक है। इफ़ टेस्ट रिजल्ट्स डू नॉट एग्री, यानी अगर जो हमने बार बार एक्सपेरिमेंट किए हैं या जो टेस्ट किए हैं वो गलत साबित हों, तो फिर क्या होगा, हाइपोथेसिस इज़ चेंज्ड और रिजेक्टेड। तो फिर जो हमने अंदाज़ा सेट किया था यहाँ दूसरे स्टेप के अंदर, उसको फिर हम बदल देंगे या फिर उसको जो है रिजेक्ट कर देंगे, यानी उसको मुस्तरद कर देंगे। यानी यही एक स्टेप है कि जहाँ पर हम फर्दर आगे भी अपने प्रोसीजर को लेकर चलेंगे या फिर हम पीछे भी लौट सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अहम बात यहाँ पे बताई गई है कि अगर तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसके जो रिज़ल्ट हैं वो हमारी प्रिडिक्शन को या हाइपोथेसिस को
एग्री कर रहे होते हैं यानी उसके मुताबिक ही होते हैं तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर जो हमारा रिज़ल्ट है या जो हमारे एक्सपेरिमेंट के जो नताइज निकले हैं वो हमारे हाइपोथेसिस को या हमारी प्रेडिक्शन को दुरुस्त साबित नहीं करते बल्कि गलत कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे हाइपोथेसिस सेट की थी कि शायद रोशनी सीधी लाइन में हरकत करती है, तो यहाँ पे जैसे हमने एक्सपेरिमेंट में देखा कि रोशनी वाकई से हमें पता चला कि रोशनी वाकई सीधी लाइन में हरकत करती है। लेकिन स्टूडेंट अगर यहाँ एक्सपेरिमेंट से हमें मालूम हो जाता कि रोशनी सीधी लाइन में हरकत नहीं करती तो फिर हमारी हाइपोथेसिस गलत हो जानी थी। इसलिए फिर हमने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना था और उसकी जगह हमने किसी नई हाइपोथेसिस को लेकर आना था। लेकिन चूंकि हमारी हाइपोथेसिस यहाँ पे दुरुस्त साबित होगी इसलिए हमने उसको फर्दर आगे भी लेकर चला। ठीक है, तो ये था हमारे प्रिडिक्शन का पॉइंट। आगे चलते हैं फाल्सीफिएबिलिटी के ऊपर कि वो क्या है। अब फाल्सीफाइबिलिटी क्या होता है इसको देखते हैं कि इट इज़ अ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड दैट सजेस्ट अ थ्योरी टू बी कंसीडर्ड साइंटिफिक। यानी ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है फाल्सीफाइबिलिटी का कि जिसके मुताबिक जो एक थ्योरी है वो तभी साइंस मानी जाती है इफ़ इट आल्सो मेक प्रिडिक्शन दैट कैन बी टेस्टेड और एंड पोटेंशियली फॉर प्रूवन फॉल्स। कि कोई भी जो थ्योरी है उसको उस वक्त तक हम साइंस मानेंगे या उसको साइंस कंसीडर करेंगे कि अगर वो ऐसी हमें पेशन गोइयाँ करके दे कि जिन्हें टेस्ट किया जा सके और फिर उन्हें जो है गलत भी साबित किया जा सके। यानी यहाँ पर अब फाल्सिफिएबिलिटी की शर्त यहाँ पे ये रखी गई है कि इसके मुताबिक कोई भी थ्योरी तभी साइंस है कि अगर वो अपनी प्रिडिक्शन बनाने यानी टेस्ट अगर उसकी प्रिडिक्शन यानी अगर उसको प्रिडिक्ट किया जा सके या उसको प्रॉपर तौर पर टेस्ट किया जा सके। अगर तो स्टूडेंट हमारी थ्योरी ऐसी है यानी अगर हम हाइपोथेसिस ऐसे सेट कर लेते हैं, थ्योरी ऐसी बना लेते हैं जिसको टेस्ट ही नहीं किया जाता यानी इसको एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया जाता, तो वो हमारी जो थ्योरी है वो फाल्सिफिएबिलिटी की तरफ चले जाएगी यानी वो गलत साबित होगी। ठीक है, तो हमने थ्योरी ऐसी बनानी है जिसको एक्सपेरिमेंट किया जा सके या जिसका टेस्ट करके देखा जा सके। साथ ही साथ स्टूडेंट यहाँ पे दूसरी शर्त ये भी रखी गई है कि जो हमने प्रेडिक्शन रखनी है उसको ऐसा बनाना चाहिए कि उसको गलत भी साबित करना जो है वो पॉसिबल हो। यानी आपने अब प्रेडिक्शन ऐसी सेट नहीं कर लेने कि ऐसा ही होगा, ये 100% जो है वो दुरुस्त बात है, बल्कि आपने उसके अंदर उसको गलत साबित करने का भी ऑप्शन रखना चाहिए ताकि अगर हमारा एक्सपेरिमेंट गलत साबित हो तो हम उसको गलत भी साबित कर सकें। अगर तो आपने उसको पक्का ठक्का कह दिया कि ये ठीक है तो अगर एक्सपेरिमेंट गलत साबित कर दे तो वो फिर गलत बात है। कि आपको उसके अंदर ये भी ऑप्शन रखना चाहिए कि उसको गलत भी साबित कर दिया जाना चाहिए कि अगर वो एक्सपेरिमेंट जो है वो उस थ्योरी को प्रॉपर तौर पर उसको पूरा नहीं कर रहे तो उसको गलत भी किया जा सकता है। जैसे हमारा जो नज़रिया या हमारी थ्योरी ये कहती है कि रोशनी सीधी राह में चलती है। अब हमारा जो एक्सपेरिमेंट है अगर वो उसको सही साबित कर रहा है तो वो तो हमारी थ्योरी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर हमारा एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि जी रोशनी जो है वो सीधी लाइन में हरकत नहीं करती तो फिर तो हमारी थ्योरी गलत होगी। तो अगर हमने थ्योरी इस तरह की बनाई है कि उसको कोई गलत साबित कर ही ना सके, ठीक है, तो वो फिर गलत बात हो जाएगी। इसलिए हमें ये ऑप्शन रखना चाहिए कि अगर हमारे एक्सपेरिमेंट गलत साबित हो जाए तो हम अपने थ्योरी को गलत साबित भी कर सकें। तो आगे देखते हैं। The requirements of falsifiability ensures that theories are not based on vague, non-specific and untestable claims। यानी ये जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमने ऊपर पढ़ी, रिक्वायरमेंट्स हमने कौन कौन सी पढ़ी कि जो हमारी ये थ्योरी है वो ऐसी होनी चाहिए कि उसके बारे में हम प्रिडिक्ट भी कर सकें और फिर उसको गलत भी साबित जो है करने का ऑप्शन हमारे पास मौजूद हो। ये दो उसकी हमने रिक्वायरमेंट्स पढ़ी। अब ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये इस बात को इंश्योर करती हैं कि जो हमारे थेरीज़ हैं वो जो है नॉन स्पेसिफिक, वैग या अनटेस्टेबल दावों के ऊपर मबनी ना हो। यानी यहाँ पर फाल्सिफाइबिलिटी की अहमियत बताई जा रही है कि ये जो रिक्वायरमेंट है ये इस बात को इंश्योर करती हैं कि जो हमारी थेरीज़ हैं वो वैग यानी गैर वाजिया या गैर मखसूस यानी नॉन स्पेसिफिक या अनटेस्टेबल यानी ऐसी ना होनी ऐसी ना हो कि जिसको टेस्ट ना किया जा सके। ये इस बात को क्लेम करती हैं कि ये जो हमारी थ्योरी है वो इन चीज़ों के ऊपर बेस्ड ना हो। इससे स्टूडेंट साइंस में सिर्फ उन्हीं बातों की इंक्लूजन होती है, उन्हीं बातों को इंक्लूड किया जाता है जिन्हें हम क्लियर तौर पर टेस्ट कर सकें और जिन्हें हम क्लियर तौर पर अगर वो एक्सपेरिमेंट पर पूरा ना उतरे तो हम उसको रिजेक्ट भी कर सकें। सो ये थ्योरीज की रिक्वायरमेंट्स थी।
It distinguishes the scientific theories from false and pretendable beliefs that cannot be experimentally tested. ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं थेरी के बारे में, ये जो होती हैं ये साइंटिफिक जो थेरीज़ होती हैं उनको, जो जितने भी झूठे और जो दूसरे अकायद होते हैं, दूसरे बिलीव्स होते हैं प्रिटेंडेड, यानी जो खुद से इंसान के अपने बनाए हुए होते हैं, मसनूई होते हैं, उनसे उनको अलग करता है, उनको सेपरेट करता है, जिन्हें जो है हम टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने यहाँ पर उसकी एक रिक्वायरमेंट ये पढ़ी कि हमारी थेरी ऐसी होनी चाहिए जिसको टेस्ट या जिसको ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया जा सके। अब इस यहाँ पर फाल्सिफाइबिलिटी का जो है फ़ायदा बयान किया गया है कि इसका फ़ायदा ये है कि जो ये वाला रिक्वायरमेंट है ये साइंटिफिक थेरीज़ को और फास्ट जो हमारे बिलीव्स होते हैं उनको जुदा जुदा करता है, या उनके दरमियान डिस्टिंक्शन यानी फ़र्क करता है। फाल्स बिलीव्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम एक्सपेरिमेंटली तौर पर टेस्ट नहीं कर सकते, यानी जिनके ऊपर तजर्बात नहीं किए जा सकते, जबकि साइंटिफिक थेरीज जो होते हैं वो ऐसी होती हैं हमेशा जिनके ऊपर हम टेस्ट कर सकते हैं, जिनको हम प्रॉपर तौर पर एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो जिनको प्रॉपर तौर पर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो अगर वो गलत साबित होंगे तो हम जो है उस थेरी को फिर रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा फाल्सिफाइबिलिटी का पॉइंट। आगे आगे चलते हैं, जो कि है हमारा लास्ट वाला स्टेप लॉज के बारे में, तो उसको देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या बताया गया है। ये है जी 190 पेज, इसको देखते हैं कि व्हेन ए थेरी हैज़ बीन टेस्टेड मैनी टाइम्स, कि जब हम एक थेरी को बार बार टेस्ट करते हैं, एंड जनरली एक्सेप्टेड एज ट्रू, यानी बार बार जब हम टेस्ट किए जा रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि बार बार जो हमारे टेस्ट हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जो हमारी हाइपोथेसिस है, जो हमारा अंदाज़ा है वो बिल्कुल ठीक है, तो वो फिर जो है वो जो थेरी है वो एक सच साबित हो जाती है, और फिर क्या होता है, इट इज़ कॉल्ड अ लॉ, फिर वो एक लॉ बन जाती है, एक कानून बन जाती है। द लॉ इज सच अ स्टेटमेंट, जो लॉ होता है वो एक ऐसी स्टेटमेंट होती है रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ नेचर, जो कि हमें नेचर का जो बिहेवियर है उसके बारे में बता रहा होता है, यानी जो फितरत के बारे में, फितरत का जो बिहेवियर होता है, फितरत का जो रवैया होता है उसके बारे में हमें स्टेटमेंट जो है वो दे रहा होता है, जो कि क्या करता है, विच एक्सप्लेन्स द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द पास्ट एंड कैन प्रिडिक्ट अबाउट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर। यानी ये जो लॉ होता है ये हमें बताता है कि माजी में जो ऑब्जर्वेशन की थी और जो तजर्बात किए थे उनकी प्रॉपर तौर पर हमें एक्सप्लेनेशन बता रहा होता है, और उसके बाद ये दूसरी तरफ हमें ये भी बता रहा होता है कि जो नेचर के दूसरे एस्पेक्ट्स होते हैं, यानी दूसरे जो पहलू होते हैं उनके बारे में भी हमें प्रिडिक्शन करके दे रहा होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने लॉ को हाईलाइट कर लेनी है, ये उसकी डेफिनेशन है कि जो लॉ होता है ये नेचर के बिहेवियर यानी रवैये के बारे में हमें एक स्टेटमेंट दे रहा होता है, और ये पास्ट के जो ऑब्जर्वेशन होती हैं और एक्सपेरिमेंट होते हैं उनकी जो है उनकी भी हमें एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है। साथ ही साथ स्टूडेंट ये हमें फ्यूचर के बारे में भी प्रिडिक्ट करके दे रहा होता है, यानी एक तो हमें पास्ट के बारे में बता रहा होता है, माजी के बारे में, यानी जो हमने ऑब्जर्वेशन कर ली या जो हमने एक्सपेरिमेंट कर लिए थे उसका रिजल्ट कैसा निकला, और उसके बाद ये हमें जो है फ्यूचर के बारे में भी बता रहा होता है कि फ्यूचर में इस फिनोमिने के रिलेटेड ये चीज़ें हो सकती हैं। जैसे स्टूडेंट हमने देखा कि रोशनी जो है वो सीधी लाइन में हरकत करती है, तो इसका फ्यूचर में जो हमने एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन की उसके मुताबिक हम देखते हैं कि रोशनी सीधी लाइन में हरकत करती थी, करती है और करेगी भी, क्योंकि ये एक लॉ बन चुका है, यानी एक हकीकत बन चुकी है कि रोशनी सफ़र करती है सीधी लाइन में, तो ये करती थी भी, करती है भी और करेगी भी, यानी फ्यूचर के बारे में भी हमें प्रिडिक्ट करके दे रहा होता है ये जो लॉ होता है। फ्रॉम द फैक्ट दैट लाइन ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी इस हकीकत से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाइन जो है वो एक सीधी लाइन में हरकत करती है, इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं वी कैन प्रिडिक्ट दैट शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, कि ये जो एक गैर शफाफ किसी भी ऑब्जेक्ट का जो साया होता है वो क्या होता है, सिमिलर इन शेप, वो उसकी जैसी शेप होगी, जैसी उसकी शक्ल होगी वैसी ही बनेगी। ठीक है, इज फॉर्म्ड वेन एवर इट इज़ प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट, और जो शेडो है वो तब ही बनेगा जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रोशनी की जो रोशनी का पाथ है उसके अंदर रखेंगे। अब अगर तो हमारी जो चीज़ है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में है तो उसका साया भी सर्कल में बनेगा, अगर उसका जो ऑब्जेक्ट की लेंथ लंबी है तो साया भी लंबा बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में है यानी किसी भी एंगल में है तो उसका साया भी वैसा ही बनेगा। तो हमने ये प्रिडिक्ट कर लिया क्योंकि ये लॉ हमें बता रहा होता है
तो हमने ये प्रिडिक्ट कर लिया कि जो जैसा कोई भी ऑब्जेक्ट की शेप होगी वैसा ही उसका साया बनेगा, और साया तब ही बनेगा जब हम उसको रोशनी के रास्ते में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल द शेडो ऑफ अ बॉल विल बी राउंड, यानी जो बाल का जो साया होता है, बाल का जो शेडो होता है उसका जो साया हमेशा गोल होगा। और फिर वेराज द जो शेडो ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक विल बी रेक्टेंगुलर, की जो एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है उसका साया हमेशा रेक्टेंगुलर होगा। यहाँ पे प्रिडिक्शन की मजीद वजाहत जो है स्टूडेंट एग्जाम्पल के जरिए की गई है कि जो बाल होती है वो राउंड होती है, इसलिए जो उसका शेडो है वो भी राउंड होगा। और इसी तरह जो एक ब्लॉक है उसका जो शेप है वो रेक्टेंगुलर की है, तो उसकी जो शेप साए की बनेगी या उसकी शेडो की वो भी रेक्टेंगुलर होगी। तो इसलिए जो शेडो होता है वो जैसा ऑब्जेक्ट की शेप होती है वैसा ही बन रहा होता है। तो ये जो एग्जांपल्स हैं हमारे जो लॉ की प्रिडिक्शन है उसको क्लियर कर रही होती हैं। आगे देखते हैं आफ्टर टेस्टिंग द थेरी अंडर डिफरेंट सिचुएशन, यानी कि हमने क्या किया, मुख्तलिफ हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी जो थेरी है उसको डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमने उसको टेस्ट करके देखा, उसको आजमा कर देखा, उसके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके देखे। फिर क्या हुआ, दिस बिकम्स द लॉ ऑफ साइंस। फिर जो है अगर वो इन सब एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर पूरी उतरी है तो फिर वो क्या बन जाएगी, लॉ ऑफ साइंस बन जाएगी, यानी साइंस का एक कानून बन जाएगी। दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, की जो रोशनी है वो वाकई में एक सीधी लाइन में सफ़र करती है। यहाँ पर दोबारा स्टूडेंट्स लॉ बनने के प्रोसेस पर जोर दिया गया है कि जो थेरी है उसको डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट हालात में उसको टेस्ट करने के बाद, यानी उसके रोशनी के रास्ते हमने गोल चीज़ रख के देखी, रेक्टेंगुलर चीज़ रख के देखी, उसके बाद हमने किसी बड़ी चीज़ को रख के देखा, छोटी चीज़ को रख के देखा, लैंप के रास्ते में रख के देखा, सूरज के रास्ते में, सूरज की रोशनी के रास्ते में रख के देखा, उसके बाद बल्ब के, यानी हर तरह से हमने उसको एक्सपेरिमेंट करके देखा। तो तमाम एक्सपेरिमेंट के बाद हमारा नतीजा ये निकला कि वाकई में रोशनी जो है वो एक सीधी लाइन में ट्रेवल करती है। फिर जब ये मालूम हो गया तो ये जो है वो एक साइंस का एक प्रॉपर एक कानून बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं। The theories of law of physics are man-made ideas about the way the things work, यानी जो फिजिक्स के जितने भी theories होती हैं, जितने भी उसके नज़रियात होती हैं या उसके लॉज होते हैं, वो इंसान के बनाए हुए ख़यालात होते हैं, जबकि नेचर के नहीं होते कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, क्योंकि ये मैन मेड आइडियाज़ होते हैं। इंसान ने ही प्रिडिक्शन की होती है, इंसान ने ही उसकी हाइपोथेसिस बनाई हुई होती हैं, फिर उसके बाद इंसान ही जो है आगे फर्दर प्रोसेस करके जो है उसको लास्ट के जो स्टेप है वहाँ तक ला के खड़ा कर देता है। ठीक है, तो ये एक मैन मेड आइडिया है, मैन मेड थिंग है ये। दे आर लाइबल टू बी डिसअप्रूव्ड और मॉडिफाइड विद द फ्यूचर एडवांसेस इन साइंस, यानी ये जो होती हैं, ये जो लॉज होते हैं, थेरीज बन जाती हैं, वो फ्यूचर के अंदर साइंस की डेवलपमेंट के साथ साथ वो जो है डिसअप्रूव भी हो सकती हैं, यानी उनको गलत साबित भी किया जा सकता है या उनको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। इसके अंदर ये पॉसिबिलिटी रखी जाती है कि अगर जो है नेचर के कानून को चेंज हो जाए, या कोई अगर फ्यूचर के अंदर जैसे टेक्नोलॉजीज़ नहीं आ जाए या इस तरह करके कोई जैसे भी चेंजिंग्स आ जाएँ तो उसको जो है डिसअप्रूव किया जा सकता है लॉ को, और उसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। विच ब्रिंग्स फ्रेश फैक्ट्स एंड न्यू इंसाइट्स अबाउट द नेचुरल एंड फिजिकल वर्ल्ड, जो कि हमारे नेचुरल और फिजिकल वर्ल्ड के बारे में नए हकायक और नई जो इंसाइट्स होती हैं वो लाते हैं। यानी इस पैराग्राफ में स्टूडेंट ये बताया गया है कि जो हमारे थेरीज हम बनाते हैं या जो हम लॉज बनाते हैं, ये हमारे ही जहनों ने काम करके जो एक जो तरीका या काम करने का एक वे उसको समझने के लिए जो है हेल्प करवाई जाती है। जबकि ये जो फितरत के एब्सोल्यूट रूल्स नहीं होते, यानी नेचर ने ये सेट नहीं कर दिए जाते, नेचर ने सेट नहीं किए होते कि ये रूल्स ऐसे ही काम होना है, ऐसे ही काम होना है, बल्कि ये हमारे ही जो हमारा ही जो ब्रेन है वो काम करता है और हम थेरीज वगैरह और लॉज वगैरह बनाते हैं, जबकि नेचर हमें ये बनाकर नहीं देती। तो जहाँ जैसे जैसे साइंस के अंदर तरक्की आ रही है, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वैसे वैसे कॉन्सेप्ट हैं वो चेंज होते जा रहे हैं, और जो मौजूदा थेरीज़ हैं और जो लॉज हैं वो फ्यूचर के अंदर एडवांसेस के साथ साथ चेंज हो सकते हैं, और जो एडवांस साइंस है वो उसको डिसअप्रूव भी कर सकती है, उसको मॉडिफाई भी कर सकती है, यानी उसको चेंज भी कर सकते हैं, उसके अंदर नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं, या उसको मुकम्मल तौर पर गलत भी साबित कर सकती है। ऐसा स्टूडेंट्स इसलिए होता है क्योंकि फ्यूचर के अंदर जो नए हकायक आती हैं, यानी फ्रेश फैक्ट्स आते हैं, या जो जो इंसाइट्स आते हैं, यानी जो नई तब्दीलियाँ, नई बसीरतें सामने आती हैं, जो नेचुरल फिज़िकल वर्ल्ड के बारे में हमारे इल्म में इजाफ़ा करती रहती हैं, और ये ज़ाहिर करता है कि जो साइंस है
वो एक स्टैटिक थिंग नहीं है बल्कि एक डायनामिक थिंग है। स्टैटिक मतलब एक रुकी हुई चीज़ नहीं है बल्कि इसके अंदर चेंजिंग्स आती रहती हैं, यानी एक लॉ बन गया वो एक ये नहीं कि क़यामत तक यही लॉ रहेगा, बल्कि जैसे जैसे एडवांसमेंट आएंगी, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी, वैसे वैसे साइंस जो है वो इसके अंदर चीज़ों को ऐड कर सकती है, इसको डिसअप्रूव कर सकती है, इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकती है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने जो हमारे प्रीवियस लेक्चर में जो 4 पॉइंट्स रह गए थे उसको कवर किया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारी होगी साइंटिफिक बेस ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड इंजीनियरिंग के ऊपर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।